स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री के पाठ हेलो एल्केन के अंदर। वही अगले लेक्चर में हमने देखा था हेलो एल्केन के जो रासायनिक गुण हैं, देखते हैं आगे उसी को लगातार करते हुए हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। तो बात करें, सबसे पहला आपका है ईथर का निर्माण। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड Ag2O के साथ करवाने पर हमें क्या प्राप्त होता है? ईथर प्राप्त होता है। तो इस तरह से देख सकते हैं मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया अगर आप शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ करवाओगे तो आपको यहाँ पे डाई मैथिल ईथर प्राप्त होता है। तो इसी के अंदर ईथर प्राप्त करने के लिए हम एक और अभिक्रिया का उपयोग कर सकते हैं। उस अभिक्रिया का नाम है आपका विलियमसन ईथर संश्लेषण। क्या होती है? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाई जाती है, तब हमें वहाँ ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन ईथर संश्लेषण कहा जाता है। इस अभिक्रिया को हम विस्तार से ईथर वाले पाठ में पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कुछ होता है कि यहाँ प्राथमिक, तृतीयक या द्वितीय कौन सी एल्किल हैलाइड लेने पर विलोपन होती है या नहीं होती है, तो उसको हम ईथर में विस्तार से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट अभिक्रिया आपकी है थायो ईथर। तो थायो ईथर का निर्माण कैसे किया जाता है? तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम सल्फाइड Na2S के साथ करवाई जाती है, तब हमें RSR थायो ईथर का निर्माण होता है। इसी तरह एल्केन थायोल का निर्माण, तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम थायोल NaSH के साथ करवाई जाती है, तो वहाँ पे हमें एल्केन थायोल प्राप्त होता है। इस तरह अगली अभिक्रिया आपकी है एस्टर का निर्माण। तो एस्टर बनाने के लिए हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर लवण जो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल के, कार्बोक्सिलिक अम्लों का सिल्वर लवण के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है, तो हमें एस्टर प्राप्त होता है। नेक्स्ट अभिक्रिया है एमीनो का निर्माण। तो एमीनो का निर्माण किस प्रकार किया जाएगा? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहली अमोनिया के साथ बंद नली के अंदर अगर प्रवाहित की जाती है, तो अभिक्रिया होने पर हमें वहां पे एमीनो का मिश्रण प्राप्त होता है, क्योंकि पहले प्राथमिक एमीन होगा, फिर द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन और चतुष्क अमोनियम लवण। तो देख सकते हैं मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ, एल्कोहली अमोनिया के साथ करवाने पर हमें मेथेनमीन प्राप्त हो रहा है, जो कि एक ऐसा एमीन है, ये आपका 1 डिग्री एमीन, ये लो 1 डिग्री एमीन। इस तरह से इस मेथेनमीन की अभिक्रिया आगे और CH3Cl के साथ होने पर क्या मिलेगा हमें? 2 डिग्री एमीन। और इसी तरह 2 डिग्री एमीन की आगे और अभिक्रिया होने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 3 डिग्री एमीन। इस तरह से 3 डिग्री एमीन की अभिक्रिया करवाने पर हमें यहाँ पे चतुष्क अमोनियम लवण, CH3 फॉर NCl। तो इस तरह से ये अभिक्रिया थी। नेक्स्ट अभिक्रिया आपकी है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या होती है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया? बेंजीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाने पर हमें एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। बेंजीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड, जैसे यहाँ पे है मैथिल क्लोराइड, किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त होगा? एल्किल बेंजीन। तो यहाँ क्या मिल रहा है? टॉलुइन। और अभिक्रिया देख सकते हो, बेंजीन की अभिक्रिया एथिल क्लोराइड के साथ वही निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाई जाती है, तो एथिल बेंजीन प्राप्त होता है। ये जो अभिक्रिया है बेंजीन की इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन्स नहीं का निर्माण होगा, इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकैटायन, जो कि बेंजीन पर आक्रमण करेगा, जिससे हमें ये उत्पाद प्राप्त होता है। तो ये थी आपकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पूर्ण हुई। नेक्स्ट इसकी जो अभिक्रिया है वो आपकी है विलोपन अभिक्रियाएं।
कौन सी अभिक्रिया? विलोपन। तो विलोपन अभिक्रियाओं में क्या होता है? 2 सिग्मा बंध का क्या होगा? विखंडन। 2 सिग्मा बंध टूटेंगे और एक नया पाई बंध का निर्माण होता है। तो यहाँ पे इन विलोपन अभिक्रियाओं में क्या होता है? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अल्कोहलिक KOH के साथ में करवाने पर क्या होगा? यहाँ से ये जो कार्बन जुड़ा हुआ है बच्चों, ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं और इसके समीपवर्ती कार्बन को कहा जाता है बीटा कार्बन। तो इस विलोपन अभिक्रियाओं के अंदर बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन का विलोपन होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को विलोपन अभिक्रिया कहा जाता है। इस तरह ये दोनों सिग्मा बंध टूटेंगे और हमें क्या प्राप्त होगा? एक पाई बंध अर्थात एल्कीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को कहा जाता है विलोपन अभिक्रिया। तो जैसे एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया अल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हैं तब हमें वहां पे क्या मिलता है? एथीन। ध्यान रखना, कभी कभी गलती हो जाती है कि अल्कोहलिक और एक्वस KOH के साथ करवाएंगे तो क्या मिलेगा? एक्वस KOH के साथ करवाने पर अल्कोहल और अल्कोहलिक KOH के साथ करवाने पर क्या मिलेगा? एल्केन, क्योंकि वहां पे विलोपन अभिक्रिया संपन्न होती है। तो सेजेप नियम या विलोपन अभिक्रिया में एक नियम काम आता है जिसे हम सेजेप नियम के नाम से जानते हैं। सेजेप नियम क्या कहता है? जब किसी एल्कीन में 2 या इससे अधिक बीटा हाइड्रोजन उपस्थित हो, कौन से हाइड्रोजन? बीटा हाइड्रोजन। तो कौन से बीटा हाइड्रोजन का विलोपन से हमें अधिक उत्पाद प्राप्त होगा? तो देखिए, यह नियम कहता है कि वह एल्कीन अधिक प्राप्त होगी जो कि अधिक प्रतिस्थापी होगी, अर्थात मुख्य उत्पाद हमें वह एल्कीन होगी जहां से द्विबंध से जुड़े हुए एल्किल समूह की प्रतिस्थापी जो एल्किल समूह हैं उनकी संख्या क्या होगी? ज्यादा। तो देखिए इधर ये है आपके 2-क्लोरोब्यूटेन। कौन सी है? 2-क्लोरोब्यूटेन। तो यहां ये अल्फा कार्बन, इधर ये एक बीटा और इधर ये बीटा। कितने बीटा हाइड्रोजन है? 2 प्रकार के। अब कौन से बीटा हाइड्रोजन से हमें अधिक या मुख्य उत्पाद प्राप्त होगा? तो यदि यहां से बीटा हाइड्रोजन का विलोपन होता है तो 2 ब्यूटीन प्राप्त होती है और यदि यहां से बीटा हाइड्रोजन का विलोपन होता है तो 1 ब्यूटीन प्राप्त होती है। अर्थात सेजेप नियम के अनुसार हमें क्या मिलेगी? 2 ब्यूटीन। तो सेजेप नियम के अनुसार 2 ब्यूटीन मिल रही है क्योंकि यहाँ इस द्विबंध के साथ में जुड़े हुए एल्किल समूह की संख्या कितनी है? 2। जबकि यहाँ पे द्विबंध के साथ जुड़े हुए एल्किल समूह की संख्या क्या है? केवल 1 है। तो जितनी अधिक प्रतिस्थापी एल्किल समूह होते हैं तो एल्कीन का स्थायित्व क्या होता है? अधिक होता है। इसको हम अतिशय गुमन की अवधारणा से आसानी से समझ सकते हैं। तो यही सेजेप नियम का मुख्य आधार है कि अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन हमें क्या होगी? मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। तो देखिए इधर यहाँ पे विभिन्न एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है। तो अगर एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का बात करें, हेलोजन परमाणु समान हो तब 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, किसकी? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता सबसे अधिक, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री और सबसे कम आपका होता है वही मैथिल, जो कि अभिक्रिया विलोपन देगा ही नहीं क्योंकि बीटा हाइड्रोजन उसके अंदर उपस्थित नहीं होता है। तो हम बात कर सकते हैं कि ये जो इनकी क्रियाशीलता का क्रम है, ये है इनकी क्रियाशीलता का क्रम। और यदि हम बात करें एल्किल समूह समान है तब क्या होगा क्रियाशीलता का क्रम? जब एल्किल समूह समान है तब एल्किल आयोडाइड बंध आसानी से टूटता है क्योंकि वहां पर क्या होगा? बंध दूरी ज्यादा होने के कारण बंध ऊर्जा कम होगी। तो बंध दूरी ज्यादा, बंध ऊर्जा कम, तो बंध आसानी से टूटेगा। तो विलोपन अभिक्रिया भी क्या होगी? आसानी के साथ। इस तरह से एल्किल आयोडाइड क्या होता है? अधिक क्रियाशील होगा विलोपन अभिक्रियाओं के लिए। तो ये विलोपन अभिक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण है। इसका एक क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में लगभग अवश्य पूछा जाता है, तो अच्छे से इसको देख लेना। नेक्स्ट है धातुओं के साथ अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड धातुओं के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं? देखें इधर, सबसे पहली अभिक्रिया आपके हैं वुड्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया?
वुड्स अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाने पर एल्केन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर। क्या मिलेगा हमें वहां पे एल्केन का निर्माण होता है। इस तरह से ये NaX क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। उदाहरण जैसे मेथिल क्लोराइड प्लस सोडियम, एल्किल हैलाइड के कितने अणु चाहिए? 2 अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में। क्या मिल गया हमें? एथेन। तो वुड्स अभिक्रिया सम संख्या में जो एल्केन के अंदर कार्बन परमाणु होता है उसके लिए ही उपयोगी है। क्यों? क्योंकि यदि विभिन्न एल्किल हैलाइड हम लेते हैं, जैसे यहाँ पे RX, यहाँ पे सपोज R-X हैं, तो अगर ये हम अभिक्रिया लें तो इसे हम मिश्रित एल्किल हैलाइड, जैसे इस अभिक्रिया का नाम दे सकते हैं मिश्रित वुड्स अभिक्रिया। तो यहाँ पे क्या होगा? हमें एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है। तो ये एल्केन, जैसे RR ये एल्केन मिलेगी, R ये एल्केन मिलेगी और R ये एल्केन। तो यहाँ पे 3 एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है। तो देख सकते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम कह सकते हैं मिश्रित वुड्स अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या होगा? एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है। तो ये थी वुड्स अभिक्रिया। इसी के आधार पे हम जो नेक्स्ट इसकी धातुओं के साथ अभिक्रिया है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट अभिक्रिया जो है आपकी किसके साथ में? लिथियम के साथ में। नेक्स्ट अभिक्रिया हम देखते हैं लिथियम के साथ में। तो बात करें कि लिथियम के साथ में जो अभिक्रिया है उसमें क्या होगा? लिथियम के साथ वही CH3X + 2Li, वही ईथर की उपस्थिति के अंदर क्या मिलेगा? CH3Li + LiX। तो यहाँ पे हमें कार्ब धात्विक यौगिक CH3Li प्राप्त होता है। नेक्स्ट है गिरनियार अभिकर्मक का निर्माण। तो गिरनियार अभिकर्मक का निर्माण कैसे होगा? तो गिरनियार अभिकर्मक का निर्माण वही मैग्नीशियम धातु के साथ। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर के साथ मैग्नीशियम धातु, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती है। तो हमें वहां पे गिरनियार अभिकर्मक प्राप्त होता है, जैसे CH3Br + Mg शुष्क ईथर। तो क्या मिलेगा? CH3MgBr। तो ये यहाँ पे गिरनियार अभिकर्मक कहलाता है, इसका हम कई अभिक्रियाओं में क्या करते हैं? इसका उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट अभिक्रिया है फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। फ्रैंकलैंड अभिकर्मक का निर्माण होगा जिंक के साथ में। तो C2H5Br + 2Zn। तो क्या मिलेगा? C2H5 2 Zn, डाईएथिल जिंक जिसे फ्रैंकलैंड अभिकर्मक कहते हैं, और साथ में ये ZnBr2। इसी तरह लेड के साथ, तो लेड के साथ करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? टेट्रा एथिल लेड का निर्माण होता है। तो यहां पे C2H5Br + 4PbNa। तो यहां पे वही ईथर विलायक होगा। तो C2H5 4Pb, ठीक है। तो यहां पे हम क्या मिल रहा है? C2H5 4 टेट्रा एथिल लेड, ठीक है, जिसे हम ईंधन में विस्फोटक एंटी नॉकिंग रिएजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट अभिक्रिया है अपचयन। तो अपचयन के अंदर एल्किल हैलाइड का क्या करवाया जाता है? अपचयन करवाया जाता है। किसके साथ में? तो यहाँ पे अपचायक जो हैं देखते हैं। अपचायक यहाँ पे हैं
LiAlH4, रेड फास्फोरस और HI, साथ में सोडियम प्लस एथिल एल्कोहल, सोडियम प्लस एथिल एल्कोहल और जिंक प्लस HCl। इन अपचय का उपयोग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगी? एल्केन। तो ये था हेलो एल्केन के रासायनिक